तो हाय दोस्तों, हम आज करने जा रहे हैं प्राचीन और मध्यकालीन भारत की हिस्ट्री का। पूनम दलाल दरिया की बुक है, अच्छी बुक है। अफकोर्स आप हम लोग पढ़ते हैं इसको, तो देखते हैं क्या है इसमें। आगे चलते हैं, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। तो सब पढ़ा हम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे। नहीं सही है, ठीक है। तो अंग्रेजी भाषा में हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द हिस्टोरिया से हुई है, जिसका अर्थ है खोजबीन द्वारा अर्जित जानकारी व जांच पड़ताल है। ये अतीत की घटनाओं का अध्ययन है जो उन विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रकाश डालता है जिससे मानव अनुभवों का आकार दिया और उन्हें विकसित किया। इतिहास मुख्यतः तीन भागों में बांटा जा सकता है: प्रागैतिहासिक काल, आद्र काल और इतिहास। इसको हम प्रागैतिहासिक युग, आद्य इतिहास और इतिहास। लेखन के आविष्कार से पूर्व घटी घटनाओं का काल प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, जिसका आमतौर पर तीन पाषाण काल के रूप में वर्णन किया गया है। आद्य इतिहास को परिभाषित करना कठिन है क्योंकि इसके विभिन्न अर्थ हैं। आमतौर पर इसे प्रागैतिहासिक और इतिहास के मध्य का काल माना जाता है। इसके दौरान संस्कृति सभ्यता में लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, लेकिन इसकी उल्लेख समकालीन शिक्षित सभ्यता के लिखित अभिलेखों में मिलता है। उदाहरण के तौर पर हड़प्पा सभ्यता की लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका, यद्यपि हड़प्पा के अस्तित्व का उल्लेख मेसोपोटामिया के लेखों में मिलता है, इसलिए इसे आदि इतिहास का हिस्सा माना जाता है। इसी तरह 1500 से 600 ईसा पूर्व रही वैदिक सभ्यता में मौखिक शिक्षा पद्धति का प्रचलन था। अम, यद्यपि उन्होंने लेखन कार्य नहीं किया, फिर भी उन्हें आदि इतिहास का हिस्सा माना गया। पुरातत्ववेत्ता पाषाण काल और ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियों को आदि इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। अब इतिहास लेखन कला के आविष्कार के बाद और शिक्षित समाज के लिखित व पुरातत्व साक्ष्यों के आधार पर किए गए अध्ययन से इतिहास बनता है। आगे पढ़ते हैं। दूसरा, धार्मिक साहित्य प्राचीन भारतीय समय की सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों पर बहुमूल्य विकास डालते हैं, जैसे कि चार वेद, जिन्हें अक्सर 1500 से 500 ईसा पूर्व काल का निश्चित किया गया है, जिनके अंतर्गत जिसके नाम है ऋग्वेद, जिसमें मुख्यतः प्रार्थनाएं, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद हैं। इसमें प्रार्थना, धार्मिक संस्कार, जादू और पौराणिक कहानियाँ। धर्मनिरपेक्ष साहित्य जैसे कि धर्मशास्त्र, कानूनी पुस्तकें जो विभिन्न सामाजिक समूहों के कर्तव्यों का वर्णन करती है, जैसे कि मनुस्मृति, कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो मौर्य काल की राजनीति और अर्थव्यवस्था के बारे में गहन जानकारी उपलब्ध कराता है। अभिलेख, प्रशस्ति पत्रों और ताबे जैसी कठोर धातुओं पर उकेरे गए लेख, जिसमें आमतौर पर कुछ उपलब्धियों व विचार उल्लेखित किए गए हैं जो हमें प्राचीन काल के विभिन्न धर्मों और प्रशासनिक नीतियों को समझने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए अशोक द्वारा जारी राज्य की विस्तृत नीतियों के अभिलेख और दक्कन के राजाओं सातवाहनों द्वारा जारी हुए अनुदान से संबंधित अभिलेख हैं। उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं, साहित्य स्रोत और साहित्यिक स्रोत। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है, जिसमें आत्मा व परमात्मा व दार्शनिक चर्चा है। सूत्र जैसे कि श्रुत सूत्र और गृह सूत्र, जिसमें नैतिक मूल्यों पर धार्मिक संस्कारों से संबंधित साहित्य है। रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्य पाली भाषा में लिखित बौद्ध धार्मिक ग्रंथ, जिन्हें आमतौर पर त्रिपिटक तीन टोकरियों के रूप में माना जाता है, जो सुत्पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक
प्राकृत भाषा में लिखित जैन धार्मिक ग्रंथ, जिन्हें आमतौर पर अंग कहा जाता है, जिसमें जैनों की दार्शनिक अवधारणाओं का उल्लेख है। पढ़ने द्वारा रचित अष्टाध्यायी व्याकरण की एक महत्वपूर्ण रचना है। कालिदास की महत्वपूर्ण रचना जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतुसंहार और मेघदूत गुप्त शासन काल के दौरान सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराती है। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगी 12वीं शताब्दी कश्मीर के सामाजिक जीवन के विषय में बताती है। दरबारी कवियों द्वारा उनके संरक्षण शासकों की प्रशंसा में लिखित चरित्र आत्मकथाएं, जैसे कि राजा हर्षवर्धन की प्रशंसा में बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्षचरित। संगत साहित्य सभाओं संगत में एकत्रित हुए कवियों द्वारा रचित सबसे पुराना दक्षिण भारतीय साहित्य है, जो 300 से 300 ईसा पूर्व के तक के समय की बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। इस तमिल साहित्य में शिल्पाधिकरम और मणिमेकली जैसे साहित्य रत्न शामिल हैं। यह ये दोनों ही दक्षिण भारत में उस समय के समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक पर प्रकाश डालते हैं। सिक्के सिक्के न केवल विभिन्न राजवंशों का आर्थिक साहित्य ही बताते हैं, बल्कि साथ ही उस समय की लिपि, कला और धर्म जैसे विभिन्न मानदंडों की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ ही सिक्कों से धातु विद्या, विज्ञान और तकनीकी के संबंध में हुई प्रगति का भी पता चलता है। उदाहरण के तौर पर भारत में प्राप्त सबसे पुराने सिक्के चांदी और तांबे के बने चिन्हित सिक्के थे, जिन पर केवल कुछ चिन्हित अंकित थे, जबकि बाद के काल में इंडो ग्रीक ने सोने के सिक्के जारी किए, जिन पर शासकों के नाम पर तस्वीर अंकित थी। पुरातत्व खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर पुरातत्व में हमें प्राचीन लोगों के आर्थिक जीवन के विषय में अंदाजा लगाने में मदद करता है। उदाहरण के तौर पर हड़प्पा काल से संबंधित खुदाई में मिले स्थलों से हमें उस काल के लोगों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार दक्षिण भारत में मेगलिथ के रूप में जानी जाने वाली कब्रें दक्कन और दक्षिण भारत में 300 ईसा पूर्व के लोगों के जीवन पर प्रकाश डालती है। भू भू भूगर्भीय और जैविक अध्ययन प्राचीन काल के जीवन को समझने में पशु पौधों के स्रोतों भी पुरातात्विक अध्ययन में सहायता करते हैं। उदाहरण के तौर पर पौधों के अवशेषों के परीक्षण के द्वारा और खास तौर पर पराग के विश्लेषण से पाषाणकालीन मानवों की खेती बाड़ी के विषय में अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी प्रकार कांडियल माइक्रोकांडियल डीएनए प्रागैतिहासिक स्थानांतरणों के विषय में जानकारी उपलब्ध कराता है। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत प्राचीन काल से ही बहुत से यात्री भारत भ्रमण पर आते रहे हैं। इनमें से यूनानी, रोमन, चीनी यात्री प्रमुख थे, जो अपने पीछे हमारे ऐतिहासिक अतीत के समृद्ध विवरण छोड़ गए। इनमें से कुछ प्रमुख थे। भारत में मानव के अस्तित्व और बसने का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से ही रहा है। भारतीय प्रागैतिहासिक काल का सर्वप्रथम गहन अध्ययन करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रश को जाता है, जिसने भारत में खोजे गए सर्वप्रथम प्रथम प्रागैतिहासिक उपकरण पलवरम हथौड़ी की खोज की। बाद में ब्रूस फूट ने दक्षिण भारत में बड़ी संख्या में प्रागैतिहासिक स्थलों की खोज की। सर मार्ट सर सर टिमर सर मार्टिमर व्हीलर का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके प्रयासों से हमें भारत के प्रागैतिहासिक संस्कृतियों और उनके क्रमों को जानने में काफी मदद मिलती है। भूवैज्ञानिकों के काल के आधार पर पत्थरों के उपकरणों के प्रकार व तकनीकी जीवनों के आधार पर भारतीय पाषाण काल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, भारतीय पाषाण काल। प्राचीन पाषाण युग। पूरा पाषाण काल पूरा पाषाण काल है 50,000 से 10,000 ईसा पूर्व। उत्तर पाषाण युग मध्यकालीन यानी 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व। नव पाषाण युग नव पाषाण काल 6,000 से 1,000 ईसा पूर्व। इसमें विभिन्न उत्खनन स्थलों की तिथियों
में काफी असमानता होने के कारण एक सामान्य समय सीमा निर्दिष्ट की गई है। ऐसे इसे हम ऐसे इसे ऐसा कहा जाता है क्योंकि इस अवधि के दौरान रहने वाले सबसे पहले व्यक्ति ने अपने आसपास पाए जाने वाले पत्थरों और औजारों बनाए, जिससे उनको शिकार करने और अपनी भूख मिटाने में सहायता मिली। पुरापाषाण काल, शिकारी और भोजन संग्रह। पुरापाषाण काल पाषाण काल का सबसे प्राचीन समय, जो कि अत्यंत न्यूनतम काल या हिम युग के रूप में विकसित हुआ है। सिंधु सिंधु और गंगा के तटीय मैदानों, दक्षिणी तमिलनाडु और पश्चिमी घाटों के पहाड़ी इलाकों को छोड़कर ये भारत के लगभग सभी भागों में फैला था। होमो इरेक्टस सीधा आदमी प्रजाति से संबंधित प्रागैतिहासिक मानव के पास जटिल भाषाओं की संस्कृति थी, और वह शायद कुछ ध्वनियों कुछ ध्वनियों जैसे शब्दों की सांस्कृतिक भाषा का प्रयोग करता था। जीवन पद्धति और प्रमुख विशेषताएं। कहा जाता है कि भारत के पुरापाषाण पुरुष नेगेटू जाति के थे और खुली हवा, नदी, घाटियों, गुफाओं में रहते थे। वे भोजन संग्रह करने वाले लोग थे, जो कि शिकार और जंगली फल व सब्जियों के सहारे जीवित रहते थे। उन्हें कृषि, भवन निर्माण, बर्तन बनाने या किसी भी धातु का ज्ञान नहीं था। प्रारंभिक पुरापाषाण काल में कला की साक्ष्य चित्रकारी के रूप में दिखते हैं। इस दौरान मानव बिना काटे छाटे जिसे घिसे पिटे पत्थरों के औजारों का प्रयोग करते थे, जिसमें हथौड़ा, छुरा, कुल्हाड़ी, गणासर और तक्षणी, कुदाल प्रमुख थे। चूंकि पाषाणकालीन औजार क्वार्टजिट नामक कठोर पदार्थ से बने थे, इसलिए भारत में पुरापाषाणकालीन मानव को क्वार्टजिट मानव कहा जाता है। इस तरह के ये पत्थर थे। पुरापाषाण कालीन औजार। पुरापाषाण कालीन शब्द ग्रीक शब्द पैलियो से लिया गया है, जिसका अर्थ है पुराना, और लिथिक का अर्थ है पत्थर। इसलिए पुरापाषाण काल युग पुराने पत्थर की उम्र को दर्शाता है। प्लेस्टोसिन काल इस युग का भूगर्भीय काल, जब पृथ्वी की सतह उर्फ के आच्छादित थी और मौसम इतना ठंडा था कि मानव या पौधे का जीवन बच ही नहीं सका। लेकिन उस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जहां बर्फ पिघलने के कारण मानव प्रजाति का अस्तित्व बच सका। मानव विकसित की अवस्थाएं ऑस्ट्रोलोपिथेकस, एरेक्टस और हेमो हैबिलिस, हेमो इरेक्टस और हेमो निएंडरथैलेस और हेमो सैपियंस अलग अलग प्रजाति के मानव थे। इस्तेमाल किए गए पत्थर के औजारों की प्रकृति के आधार पर पुरापाषाण काल में 3 चरणों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, हथौड़ी। पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल का ये हिस्सा है। पुरापाषाण काल में क्या था? हथौड़ी, कुल्हाड़ी, छुरे का प्रयोग करते थे वो लोग। मुक्ता काटते, खोदते और खाल उतारने के लिए किया जाता था कुल्हाड़ियों का यूज, छुरे का यूज। सोन और सोहन नदी घाटियां अब पाकिस्तान में है। कश्मीर, थार रेगिस्तान, डिडवाना राजस्थान में है। हिरन घाटी गुजरात में, भीमबेटका की पर्वत पर्वत कंदराएं मध्य प्रदेश और बेलान घाटी मिर्जापुर में है, उत्तर प्रदेश में पाई गई है। 50,000 से 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व का युग रहा है। भीम युग का अधिकांश हिस्सा इसी काल में आता है। मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन पुरापाषाण काल। अ, पत्थर के टुकड़ों से बने औजारों का इस्तेमाल मुख्यतः कुदाल, छिद्रक, नुकीले पत्थर और गणासी से करते थे। सोन, नर्मदा, तुंगभद्रा नदी घाटियां, पोटवार, पठार, सिंधु और झेलम के बीच में संगहांव गुफा पेशावर के पास पाकिस्तान में पाए गए हैं। ये आपका है। ये 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व का है। ये एच डी सकरानिया द्वारा 1960 ईस्वी में सत्यापित किया गया, और नेवासा महाराष्ट्र के उत्खनन स्थल के नाम पर इसे नेवासन उद्योग का नाम भी दिया गया है। उत्तर पुरापाषाण काल। समांतर समांतर किनारों वाले गड़ासे, छिद्रक और कुछ जगह हड्डियों के औजार मिले हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केंद्रीय मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश और छोटा नागपुर पठार में पाए गए हड्डियों से बने औजार सिर्फ करनूल की गुफाओं और आंध्र प्रदेश के मोछतला, चिंतामणि, गाभिन में पाए गए हैं। यानी 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व का ये समय माना गया है। इस चरण के अंतिम
दौर में मानव जाति अस्तित्व में आई। ये हिमयुग के अंतिम चरण से मेल खाता, जबकि जलवायु अपेक्षाकृत गर्म और कम आर्द्र थी। मध्यपाषाण काल, आर्किटेक्ट और पशुपालक यहाँ के शिकार करते थे इन चीजों से। मध्यपाषाण काल के उपकरण, मोसोथिलिक दो शब्दों में मिलकर बना है, मोसो और थिलिक। ग्रीक में मोसो का अर्थ है मध्य और थिलिक का अर्थ है पत्थर। इसलिए पूर्व इतिहास के मोसोथिलिक चरण को मध्य पाषाण युग के रूप में जाना जाता है। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल का पाषाणकालीन संस्कृति के बीच के काल को दर्शाता है। मध्य पाषाण काल और नव पाषाणकालीन दोनों ही संस्कृतियां अभिनव युग, जिसमें 10,000 साल पहले अत्यंत न्यूनतम काल की जगह ली थी, इसके अधीन अधीन आती है। मध्य पाषाणकालीन मानव के जीवन यापन का आधार शिकार, मछली पकड़ना, भोजन एकत्रित करना और बाद के काल में पशुपालन था। मध्य पाषाण काल का एक मुख्य पहलू पहले से स्थापित पत्थर के औजारों के आकार का छोटा होना था। इस काल के दो औजारों की विशिष्टता उनका आकार में सूक्ष्म होना था। पत्थर के लघु औजार जो कि ज्यादातर गूढ़ क्रिस्टलीय सिलिका, सोलिटिक और चमकदार आदि से बने होते थे, चकमक आदि से बने होते थे। आकार में ज्यामितीय अजयमिती दोनों होते थे। इसका इस्तेमाल सिर्फ औजार के रूप में ही नहीं होता था, बल्कि इनसे अन्य मिश्रित औजार, भाले की नोक, तीर की नोक, हंसिया आदि बनाए जाते थे, जिसमें लकड़ी हड्डियों की मूठ को जोड़ा जाता था। लघु पाषाणी हथियारों ने मध्यकालीन मानव को छोटे जानवरों और पक्षियों का शिकार करने में समर्थ बनाया। मध्यपाषाण कालीन मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं। मध्य पाषाण काल अर्धस्थायी और अस्थायी बस्तियों के साथ कब्जाई गई गुफाएं और खुले मैदानों में रहते थे। वे शिकार, मछली पालन, खाद्य संग्रह और उनके साथ ही बाद में पशुपालन के साथ खेती बाड़ी भी जीवन यापन करते थे, जिनसे नवपाषाण कालीन जीवन के लिए मार्ग प्रस्तुत हुआ। ज्यादातर इलाकों में ये संस्कृति कृषि से पहले के समय में स्थापित हुई। वे लोग आग का प्रयोग करते थे और सभ्यता भोजन को भी भूनते थे। वे मृतकों को दफनाते थे और कभी-कभी उनके साथ जरूरी सामानों को भी दफनाते थे, जो उनकी मृत्यु के बाद जीवन के प्रति आस्था को दर्शाता है। उनमें कलाकारी कौशल और प्रागैतिहासिक के मध्य पाषाण काल में पत्थरों पर की गई कला का आरंभ हुआ। 1867 ईस्वी में भारत की पहली पत्थरों पर की गई चित्रकारी सुहागीकर्ण कैमूर पहाड़ियां उत्तर प्रदेश में खोजी गई थी। अब तक 150 से ज्यादा मध्य पाषाणकालीन पत्थरों पर की गई कला के स्थान संपूर्ण भारत में खोजे जा चुके हैं, जिनमें से सबसे समृद्ध स्थल भारत में हैं, जैसे कि भीमबेटका गुफाएं, खारवार, जोरा व कठोटिया मध्य प्रदेश, सुंदरगढ़ व सबलपुर उड़ीसा, एजुअतु गुफा केरल। मध्य पाषाणकालीन पत्थरों पर की गई कला स्थलों की अधिकतर चित्र जानवरों के मिलते हैं। हालांकि मध्य पाषाणकालीन चित्रकारी में सांपों को नहीं दर्शाया गया है। साथ ही पत्थरों पर उकेरे गए कुछ चित्रों के धार्मिक प्रथाओं के विकास और लिंग के आधार पर श्रम विभाजन की जानकारी भी मिल होती है। इस युग में तापमान बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप जलवायु गर्म होने के कारण बर्फ पिघलने लगी, जिससे वनस्पति जीवों के कुछ बदलाव आए। ग्लोबल वार्मिंग के कारण मानव समूह अत्यधिक गतिशील बन गए और विभिन्न कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र पर कब्जा करना शुरू कर दिया। स्थल महत्व, कोठारी नदी पर बागोर राजस्थान में है। ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्रारंभिक मध्य पाषाणकालीन स्थल है। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ पशुपालक के सबसे पुराने साक्ष्य उपलब्ध कराता है। ये मध्य प्रदेश में जो आदमगढ़ और महादहा उत्तर प्रदेश में है। महादहा उत्तर प्रदेश में है। हड्डियों से बनी कलाकृतियों के हड्डियों से बनी कलाकृतियों के साथ तीर की नोक और हड्डियों के जेवर प्राप्त हुए हैं। एक कब्र मिली है जिसमें एक पुरुष व महिला को एक साथ दफनाया गया था।
लांघंज वो गुजरात में है, महसाना जिला और मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का कैमूर क्षेत्र। हालांकि ज्यादातर मध्य पाषाणकालीन स्थलों से मिट्टी के बर्तन नहीं मिले हैं, लेकिन इस दोनों स्थलों में मिट्टी के बर्तन मिले हैं। भीमबेटका के चित्रों से पता चलता है कि उस काल में विभिन्न जानवरों का शिकार किया जाता था और शिकार के लिए पुरुष और महिला एक साथ जाया करते थे। इसके साथ वे शिकार, मछली पकड़ते, नृत्य और पौधों के भोजन संग्रह का भी चित्रण करते थे। स्थल छोटा नागपुर क्षेत्र, मध्य भारत। कृष्णा नदी की दक्षिणी क्षेत्र तमिलनाडु में तिन्नेवेली, पश्चिम भारत में भीरवानपुर और लांगझंच गुजरात के समीप है। सराय नराय नहर नहर राय इलाहाबाद प्रतापगढ़ क्षेत्र के समीप है। इन संबंध राज्यों में प्रमुख स्थल। नवपाषाण काल। अब आगे भी नवपाषाण काल। खाद्य उत्पादन का आरंभ। उत्तरी भारत में नवपाषाण काल का आरंभ 8000 से 6000 ईसा पूर्व हुआ। दक्षिणी और उत्तर भारत के कुछ स्थानों में यह 1000 ईसा पूर्व से ही पुराना है। प्रागैतिहासिक में इसके महत्व का इस तथ्य से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिल गार्डन चाइल्ड्स ने नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति का नाम दिया है। इस काल को बहुत सी नई खोजों में परिचित करना कराया, जैसे कि कृषि और पशुपालन का आरंभ। नुकीले और पॉलिश किए गए औजारों ने भूमि को जोतना बना दिया और इसलिए नवपाषाण काल मानव ने खेती करना आरंभ किया और फल उगाना भी। रागी के समान मक्का और चने की दाल, कुल्थी जैसी फसलों का उत्पादन आरंभ कर दिया। उसने जानवरों जैसे भेड़ बकरियों पालना भी आरंभ किया और उसके परिणामस्वरूप स्थायी कृषि समुदायों का उद्भव भी हुआ। तकनीकी खोज। नवपाषाण काल में पत्थरों के औजार बनाने में नई नई खोजें की, जिसमें पॉलिश किए गए सुव्यवस्थित औजारों सहित अन्य सामग्रियों को पीसने के पत्थर के उपकरण भी शामिल हैं। जो और वो औजार बनाने के लिए क्वार्ट्ज के अलावा पॉलिश किए गए पत्थरों पर ज्यादा निर्भर थे। सेल्ट का इस्तेमाल तरासे हुए पत्थर के बने औजार और पॉलिश की गई हथौड़ी बनाने के लिए महत्वपूर्ण था। पत्थरों के औजारों के अतिरिक्त हड्डियों से बने विभिन्न प्रकार के सामान जैसे कि सुई और कुदालियाँ, बेधक, तीर की नोक, पेंडेंट, चूड़ियाँ और बालियाँ भी प्राप्त हुई हैं। पॉलिश किए गए नए औजारों के द्वारा मानव को खेती व शिकार करने और अन्य गतिविधियों को बेहतर तरीके से क्रियान्वित करना सरल हो गया हो गया। पत्थरों के औजारों के अतिरिक्त हड्डियों से बने विभिन्न प्रकार के सामान जैसे सुइयां, कुदालियां, बेधक, तीर की नोक, पेंडेंट, चूड़ियां और बालियां भी प्राप्त हुई हैं। पॉलिश किए गए नए औजारों के द्वारा मानव को खेती व शिकार करने और अन्य गतिविधियों को बेहतर तरीके से क्रियान्वित करना सरल हो गया। मिट्टी के बर्तन बनाने का आविष्कार। नवपाषाणकालीन समुदायों ने सबसे पहले हाथ से मिट्टी के बर्तन बनाने आरंभ किए और बाद में चाक की सहायता से वे मिट्टी के बर्तन बनाने लगे। उनके मिट्टी के बर्तन पॉलिश काले पॉलिश किए गए बर्तन, सिलेटी बर्तन और चटाई के छाप वाले बर्तन शामिल हैं। इस प्रकार ये कहा इसे कहा सकता है कि इस काल में बड़े स्तर पर मिट्टी के बर्तन देखने को मिलते हैं। थियोरेटिक शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है। न्यू का अर्थ है नया और थिक का अर्थ है पत्थर। जिस प्रकार नवपाषाण युग न्यू स्टोन युग संदर्भ करता है। आत्मनिर्भर ग्रामीण समुदायों का उदय। नवपाषाण काल के अंतिम चरण में लोग ज्यादातर सुव्यवस्थित जीवन जीने लगे थे। वे मिट्टी और रेत से बने गोलाकार आयताकार घरों में रहते थे। वे नाव बनाना जानते थे, साथ ही उन्हें कपास ऊन से बुनना, कपड़ों की धुलाई बुनाई भी ज्ञात था। श्रम का लिंग और उम्र के आधार पर विभाजन। जैसे जैसे समाज की प्रगति हो रही थी, वैसे वैसे अतिरिक्त श्रम की आवश्यकता को महसूस किया जाने लगा।
इसलिए अन्य समुदायों के श्रमिकों की भी सहायता ली जाने लगी।